हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवो में जनन, उसी का दोस्तों मोस्ट वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन को लेके आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अनुभवी टीचरों के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन को अगर आप एक बार देखेंगे तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए, ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। तो क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको लघु और दीर्घ क्वेश्चन, ठीक है, लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के आपको प्रश्न को करवाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग लघु को करने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु यानी कि दीर्घ यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग प्लीज शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको प्लीज वीडियो को रोक करके नोट करें, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है और पहला चैप्टर है, इसी तरीके से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पूरे बायोलॉजी को खत्म करेंगे। आज ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों वीवीआई लघु क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करें। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन आपको पूछ दे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। देखिए द्विखंडन और बहुखंडन आपको इसी तरीके से कॉपी में आपका निकला है और इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपको देना है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी में आपका एक पेज का दो भाग बना देना, एक द्विखंडन एक बहुखंडन का, और इसी तरीके से देना है। अब द्विखंडन में दोस्तों दो संतान की उत्पत्ति होती है, द्विखंडन नाम है इसलिए दो संतान की उत्पत्ति होती है। वहीं पे अगर बहुखंडन का बात करें तो इसमें कई संतान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि बहुखंडन नाम है, नाम से ही आपको डिफरेंस पता चलता है। अगर दूसरा चीज देखेंगे तो इसके केंद्रक निकाय का एक ही बार विभाजन होता है, और वहीं पे दोस्तों इसमें बात करेंगे तो इसमें केंद्रक निकाय का बार बार विभाजन होता है, ठीक है। तो द्विखंडन में केंद्रक निकाय का एक ही बार विभाजन होता है और बहुखंडन में केंद्रक निकाय का बार बार विभाजन होता है। इसमें कोई भी अवशेषी भाग नहीं बचता है और इसमें अवशेषी भाग बच जाता है। अवशेषी मतलब क्या, जैसे हम लोग लेते हैं कोई मूली को ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ से इसको विभाजन करें और ये थोड़ा सा अगर बच गया तो इसको बोलते हैं अवशेषी भाग, समझ गए। अगर ये बच गया, लेकिन द्विखंडन में बिल्कुल नहीं बचता है, ये जो है बिल्कुल अवशेषी भाग जो ये बराबर बराबर भाग में बढ़ता है। वहीं पे बहुखंडन का बात करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत बच जाता है, तो इसमें अवशेषी भाग बच जाता है, वहीं पे इसमें अवशेषी भाग नहीं बचता है। अगर चौथा पॉइंट का बात करेंगे तो यह अनुकूल परिस्थिति में पाया जाता है। कौन? द्विखंडन जो है वो अनुकूल परिस्थिति में पाया जाता है। और वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग बहुखंडन का, तो यह अनुकूल तथा विपरीत दोनों ही परिस्थिति में पाया जाता है, ठीक है, अनुकूल भी और उसके विपरीत भी। और दोस्तों इसमें यानी कि द्विखंडन में जीवों, इससे जीवों में अमरत्व जिसको हम लोग बोलते हैं इमोर्टेलिटी आता है, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा। तो आपको एग्जांपल तो देना ही है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी कि एमसीक्यू में पूछ देता है कि द्विखंडन का कुछ उदाहरण दें। तो दोस्तों आपको ये सब चीज याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक है बैक्टीरिया, एक है पैरामीशियम, एक है अमीबा, ठीक है। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, ये आपका एग्जाम्पल है किसका? द्विखंडन का। वहीं पर अगर बहुखंडन का एग्जाम्पल का बात करें तो अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा और प्लाज्मोडियम ये किसका दोस्तों? ये है आपका बहुखंडन का, ठीक है। इसमें पैरामीशियम है, इसमें प्लाज्मोडियम और अमीबा जो है दोनों में है। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है, द्विखंडन और बहुखंडन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, आराम से देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करें। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विखंडन जनन क्या है, इसके दो उदाहरण दे। देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछ दिया है, कभी कभी सिर्फ दो द्विखंडन के दो उदाहरण दे, तो आप आराम से देखते हुए चलिए। द्विखंडन जो है जनन एक तरह का अलैंगिक जनन की क्रिया विधि है, यानी कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार का प्रकार है। इस विधि द्वारा जीवों के एक निश्चित वृद्धि के पश्चात गुणसूत्र का द्विगुण हो जाता है, फिर केंद्रक एवं कोशिका द्रव विभाजन द्वारा दो पुत्री कोशिका को जन्म देती है। समझ गए? केंद्रक एवं कोशिका द्रव विभाजन के द्वारा दो पुत्री को जन्म देता है। द्विखंडन क्या है? तो द्विखंडन जो है वो दो चीज में, दो भागों में बढ़ता है, तो दो पुत्री को कोशिका को जन्म देता है। यह पुत्री कोशिका वृद्धि कर समुचित आकार ग्रहण कर लेती है तथा पूर्ण परिपक्व होने पर जनन क्रिया संपन्न करती है। इस प्रकार बार बार द्विखंडन जनन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। ऐसे जीवों के दो प्रमुख उदाहरण है आपका अमीबा और पैरामीशियम। तो एग्जांपल तो आपका कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन कि द्विखंडन जनन क्या है, भाई यही आपका द्विखंडन जनन है, जहां पर एक जीव यानी कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन का क्रियाविधि है, जिसमें एक जीव जो है वो दो भागों में बढ़ता है या फिर दो पुत्री कोशिका को जन्म देता है। बस आपको ये डिफरेंशियल लिख देना और उसका दो उदाहरण चाहे पूछे ना पूछे आपको उदाहरण देना ही है। अगर आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उदाहरण देना है। तो द्विखंडन का उदाहरण हो गया अमीबा, पैरामीशियम। वहीं पे दोस्तों अगर बहुखंडन का बात पूछ दे तो आपको सिर्फ यही बोलना था कि इसमें जो है कई संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि इसमें कई स्त्रियों की उत्पत्ति होती है। आपको यहाँ पर या तो स्त्री दे सकते हैं या फिर आप दे सकते हैं क्या, एक स्त्री या फिर दो पुत्री कोशिका को जन्म देती है, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं बहुखंडन में, और एग्जांपल आपको देना ही है। अब अगर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पेनिसिलियम के कोनिडिया का स्वच्छ चित्र बनाए, राइट ए स्केच डायग्राम ऑफ
कोनोडिया एंड पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम का कभी कभी आपको चित्र पूछ दिया जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। आपको क्या करना है, नीचे से फिगर को बनाने के लिए शुरुआत करना है। पहले एक भाग बना देना है इस तरह करके, फिर दोस्तों आपको सेम टू सेम वही भाग को इस तरह करके जो है सबको बना देना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मूली के जैसा या फिर सलजम जो भी आप बोले उस तरीके बना देना है, और लास्ट में आपको नाम लिख देना है कोनोडिया, ठीक है। ये आपका पेनिसिलियम के कोनोडिया का स्वच्छ चित्र है। तो कभी भी आपको चित्र पूछ दे, 5 नंबर में पूछ दिया, अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो आपको थोड़ा इसके बारे में कुछ लिख देना है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया तो फिर आप आराम से लघु उत्तरीय में आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लघु क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको चित्र बना के दिखाया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4, स्पंज के गैम्यूल का स्वच्छ चित्र बनाए। राइट अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ गेम्यूल इन स्पंज। अब स्पंज के गेम्यूल का सिस्टम हम लोग बनाएंगे, स्पंज के जेम्यूल, ठीक है। जेम्यूल इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, तो आप आराम से यहाँ पर चित्र को दे सकते हैं। एक आपका मैक्रोपाइल, एक आपका यहाँ पर ऑर्कियोसाइट्स और एक है कॉन्टिएशूल। आपको क्या करना है, सिंपली एक पहले तो गोल राउंड का फिगर बना लेना है और उसके अंदर में एक मटका बना देना, ठीक है। और मटका के बीच में छोटा छोटा करके बॉक्स बना देना है, ठीक है। और ये आपको क्रॉस वाला जो है भिंडी की जैसा, मिर्ची की जैसा आपको दे देना है। बस सिंपल सा फिगर है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको स्टोन बॉक्स लेके जाना है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और वहां जाकर के अच्छे से बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये फिगर बन चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ्टिंग। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफ्टिंग। आप लोग फटाफट ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, ग्राफ्टिंग को परिभाषित करें, डिफाइन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसा तकनीक है जो दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि दो भागों को जोड़ने का काम करता है। प्राय एक रूट सिस्टम तथा एक शूट सिस्टम, ठीक है, जो दो अलग अलग पौधे का भाग होता है, आपस में कलम बांधकर मिलाया जाता है, जिससे एक कंपोजिट पौधा तैयार होता है। इसका प्रयोग कैम्बियम युक्त वुडी प्लांट्स में ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाए तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा तकनीक है जो कि दो भागों को जोड़ने का काम करता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक आपका रूट सिस्टम है, एक आपका शूट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक कलम बनाया जाता है। कलम आप लोग जानते होंगे, पहले के जमाने, पहले अभी भी होता है, जैसे कि एक बीज को ले लिया, एक बोतल में प्लास्टिक का कोई बोतल ले लिया, फिर एक प्रकार का पॉलिथीन ले लिया, उसमें बीज को रख दिया, कुछ मिट्टी रख दिया और उसमें जो है कलम पैदा किया था, तो उसको बोला था कलम विधि बोला जाता है, ठीक है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो अलग अलग पौधों का भाग होता है, जिसमें आपस में कलम बांधकर मिलाया जाता है, ठीक है, और एक कंपोजिट पौधा तैयार करता है, और इसी को हम लोग ग्राफ्टिंग, इसी विधि को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया आप आराम से दे सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, लघु नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग दीर्घ को करेंगे, और इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर पूरा बायोलॉजी को हम लोग खत्म करेंगे एग्जाम से पहले। आपको बिल्कुल टेंशन लेना है, यहाँ पर आपको पूरी सिलेबस की तैयारी होगी, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मोडियम जिसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन का वर्णन करें। यानी कि प्लाज्मोडियम में जो बहुविखंडन होता है उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको द्विखंडन के बारे में बता दिया, अब यहाँ पर बहुखंडन का वर्णन तो करने के लिए बता रहा है, लेकिन किसमें, प्लाज्मोडियम है। और ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कम शब्दों में जवाब देना है, ज्यादा टाइम। ये फिगर आपको नहीं बनाना है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, ठीक है। फिगर वाला जहां भी बनाएंगे कुछ लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में चला जाता है। देखिए, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन मनुष्य के यकृत एवं आरबीसी में साइजोन्ड अवस्था में, जबकि मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में ओकिस्ट अवस्था में होता है। समझ गए। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन जो है वो मनुष्य के यकृत एवं आरबीसी में साइजोन्ड अवस्था में, और जबकि मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में ओकिस्ट अवस्था में होता है। साइजोन्ड में बहुविखंडन की क्रिया को साइजोगोनी कहते हैं, जिसमें मेरोजोइस्ट का निर्माण होता है, जबकि ओकिस्ट अवस्था में बहुविखंडन की क्रिया को स्पोरोजोमी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पोरोजोइट्स का निर्माण होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, साइजोन्ट में जो बहुविखंडन की क्रिया होता है उसको हम लोग साइजोगोनी कहते हैं, ठीक है। इसको आप हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, हिंदी में, क्योंकि ये साइगोनिया में इंग्लिश वर्ड लिख दिया हूं, लेकिन इसको आपको इसी तरीके से लिखना होगा, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी में लगभग इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मेरोजोइस्ट का निर्माण होता है, किसमें, साइजोगोनी में। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग ओकिस्ट का, तो वहां पर स्पोरोजोमी कहते हैं उसको, ठीक है। बहुविखंडन की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुविखंडन की क्रिया को स्पोरोजोमी कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्पोरोजोमी का निर्माण होता है, स्पोरोजोइट्स का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखिए, एक साइजोन्ट है, यहाँ पर डायरेक्टर न्यूक्लियाई बना, यानी कि एक न्यूक्लियाई था, इससे कई न्यूक्लियाई यहाँ पर बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। फिर इससे दोस्तों आपका ये बनता है, और ये क्या है आपका पप्टरिंग साइजोन्ट वाल। ये क्या है, पप्टरिंग साइजोन्ट वाल, ये चारों तरफ जो है, ठीक है। इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरोजोइट्स वगैरह यहाँ पर सारा बना चुका है। ये प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन है, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार का बनाना है। क्वेश्चन नंबर अगर पूछ दे प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी बहुविखंडन का वर्णन करें, तो आपको कुछ इस प्रकार वर्णन करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं।
जीवन अवधि। जीवन अवधि, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्पैन? जीवन के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को क्या बोला जाता है? जीवन की अवधि बोला जाता है। ठीक है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु जो नेचुरल मौत होती है उसके बीच जो जीवन अवधि होती है, जो समय अंतराल हम लोग जितना दिन जीते हैं उसी को जीवन काल बोलते हैं या फिर उसी को जीवन अवधि बोलते हैं। प्रत्येक जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न, यानी कि प्रत्येक जीव का जो जीवन काल है अलग अलग होता है। कोई 2 दिन जीता है, कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 100 साल, समझ गए? तो यह कुछ से लेकर कई हजार वर्ष तक हो सकता है। यह कुछ मिनट से लेकर के कई हजार वर्ष तक, कोई ऐसे ऐसे प्राणी जो कि कई हजार वर्ष तक जीते हैं। जैसे कि पीपल का अगर पेड़ का एग्जांपल लें तो 2000 से 3000 साल तक जीता है, यानी कि जीवित रहता है। तो वही कह रहा है कि ये कुछ मिनट से लेकर के कई हजार वर्ष तक होता है। तो जीवन अवधि के बारे में क्या समझते हैं? पहले तो आपको जीवन अवधि का डेफिनेशन लिख देना है, उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देना है। जैसे कि मेफ्लाई का जो जीवन काल है वो 1 दिन का होता है। मेफ्लाई मात्र 1 दिन जिंदा रहता है, फिर दूसरा दिन खत्म। तितली जो है वो 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक जिंदा रहता है, 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक जीता है, जीवन जीता है। धान का जो पौधा है वो 3 से लेकर के 4 महीना तक जिंदा रहता है, फिर इसको कटन हो जाती है। अगर कटन ना भी हो तो भी वो मर ही जाएगा। ठीक है, और केला का पौधा जो है वो टोटल 25 वर्ष तक रहता है। केला का पौधा 25 वर्ष तक। और बरगद का जो पेड़ है वो 200 वर्ष तक। बरगद का पेड़ 200, ध्यान देंगे, केला का पौधा 25 वर्ष, बरगद का 200 वर्ष, और पीपल का पेड़ 2000 से लेकर के 3000 वर्ष, तथा सिकोड़िया जो है वो 3000 से लेकर के 4000 साल तक होता है। इसी प्रकार मानव का जो औसत जीवन काल है, औसत जीवन काल बना गया है कि 70 से 80 साल तक एक मनुष्य का जीवन काल होता है। अभी तो वैसे सैड बोला जाता है, लेकिन आपको इसके अनुसार लिखना 70 से 80, सैड नहीं लिखना। ठीक है, और किसी जीव के जीवन काल की प्रायः 4 अवस्थाएं होती है। किसी भी जीव का जीवन काल का जो है 4 अवस्थाएं होता है। सबसे पहला उसका भाई पूर्व प्रजननावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं जुवेनेलाइटिस। ठीक है, जुवेनेलाइटस। और दूसरा आपका प्रौढ़ावस्था, तीसरा आप जिसको हम लोग मेच्योरिटी बोलते हैं, चौथा आपको यहाँ पर किशोरावस्था नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट प्रौढ़ावस्था दिया हुआ है। 4 अवस्था पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको होम साइंस का कुछ लिखना नहीं है। तीसरा दोस्तों आपका एगिंग, जिसको हम लोग या फिर इसको बोलते हैं सेंसेंस। ठीक है, और लास्ट आपका डेथ। तो ये 4 अवस्थाएं होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कभी भी पूछते आप आराम से लिख सकते हैं कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, पूरा थ्योरी को बताया हूँ इस चैप्टर का एक एक पॉइंट को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाकर के डिस्क्रिप्शन पे जाकर के या फिर सर्च कीजिए क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 तनु क्लासेस, लास्ट में लिख दीजिए, आपका आ जाएगा। उसमें आपको पूरा थ्योरी आपको पढ़ाया, कायिक प्रवर्धन क्या है, द्विखंडन क्या है, बाइनरी, सब कुछ पढ़ाए उसमें। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके उपयुक्त उदाहरण दें। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। समझ गए? देखिए कायिक प्रवर्धन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन में, या कायिक लिखा हुआ, ठीक है, कायिक, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेगल के निर्माण में 2 जनक भाग नहीं लेता है। इस शब्द का, क्योंकि दोस्तों देखिए अलैंगिक जनन मतलब कि सिर्फ एक ही जनन, 2 जनन यहाँ पर जो है भाग बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो कायिक प्रवर्धन जो है वो भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि इसमें 2 जनक भाग नहीं लेता है। इस शब्द का प्रयोग निरंतर पादपों में किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है, कायिक प्रवर्धन का जो प्रयोग है वो सिर्फ पेड़ पौधों के लिए यानी कि पादपों के लिए किया जाता है। और पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ऊपरी भूस्थारी, परकंद, शक्कर, कंद, भूस्थरी, सभी में नई संततियों को पैदा करने की सामर्थ्य होती है। तो पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई ये सभी को पैदा करने की सामर्थ्य होती है। समझ गए आप? अब देखिए लैंगिक जनन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। जीवों में लैंगिक जनन के दौरान होने वाले सभी प्रक्रिया एक निश्चित क्रम का पालन करती है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं तथा उनके बीच निषेचन होता है, फिर युग्मनज जायगोट बनता है तथा इसमें भ्रूणोद्भव, जिसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव द्वारा नए भ्रूण का विकास होता है। और जीवों में लैंगिक जनन को प्रायः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो जीवों में लैंगिक जनन के दौरान होने वाले जो सभी प्रक्रियाएं एक निश्चित क्रम का पालन करता है, एक निश्चित तरीके से चलता है। यही लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक बनता है और उनके बीच निषेचन होता है। ठीक है, किसके बीच, एक नर और एक मादा युग्मक बनता है और उनके बीच का निषेचन होता है, फिर युग्मनज बनता है यानी कि जायगोट बनता है, फिर इसके बाद भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रायोजेनिस द्वारा भ्रूण का विकास होता है। और जीवों में लैंगिक जनन को प्रायः 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है निषेचन के पूर्व घटनाएं यानी कि निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर निषेचन होता है, फिर निषेचन के बाद की घटनाएं। तो कुछ इस प्रकार का 3 भागों में बांटा जाता है लैंगिक जनन को। तो आपको डेफिनेशन लैंगिक जनन का यही लिख देना है और ये 3 भाग लिख देना है कि निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन
पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन के पहले वाली घटना, निषेचन फिर निषेचन की बाद की घटना। समझ गए। अब अलैंगिक जनन यहाँ पर पूछ रहा है, पहले लैंगिक जनन पूछा आपको, अब यहाँ पर अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंज या क्लोन क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको करवाया था कि भाई क्लोन क्यों बोला जाता है अलैंगिक जनन में। क्योंकि दोस्तों अगर सिंपल सा डिफिनेशन समझाए, क्लोन का मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप एक ओरिजिनल सैमसंग का कोई मोबाइल को ले लेते हैं, ठीक है, और इसी मोबाइल को देख करके फिर से इसी के जैसा एक मोबाइल बना दिया जाता है, तो उसी को एक प्रकार का क्लोन बोल सकते हैं। जैसे अगर आप पेटीएम वगैरह यूज करते थे पहले के, जब अभी तो पता नहीं होता है कि नहीं, तो क्या होता था, एक कोई आदमी क्या करता है, 2-3 ऐप को मतलब कि जैसे कि व्हाट्सएप को अगर यूज करता है मोबाइल फोन पे, तो 2-3 व्हाट्सएप को यूज करता है, तो एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये व्हाट्सएप का क्लोन है, यानी कि व्हाट्सएप की जैसा है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, वही चीज है। तो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति को एक पुंज या फिर क्लोन क्यों कहा जाता था, वाई इज एन ऑप्शन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो रिफर्ड टू एज अ क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से समान होता है, आनुवंशिक रूप से समान होता है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, इसमें युग्मक का मिश्रण नहीं होता है। इसी कारण ऐसे उत्पन्न संतति को पुंजक या फिर क्लोन कहते हैं, इसी कारण ऐसे उत्पन्न संतति को पुंजक या फिर क्लोन कहते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगर बात करेंगे बाह्य निषेचन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बाह्य निषेचन क्या है, इसकी क्या कहानियां है, इसकी क्या हानियां है, यानी कि नुकसान है, यानी कि बाह्य निषेचन, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और व्हाट आर इज डिसएडवांटेज, तो क्या इसकी हानियां हैं, क्या इसके नुकसान है, समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सारी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगी, बिल्कुल टेंशन मत दीजिए। देखिए, निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तब इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया जब शरीर का बाहर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में आ गया। अतः इसे सफल बनाने के लिए नर तथा मादा युग्मक बड़ी संख्या में उत्पन्न करना पड़ता है, नर तथा मादा युग्मक बड़ी संख्या में उत्पन्न करना पड़ता है बाह्य निषेचन को सफल बनाने के लिए। चूंकि ये संतति बाह्य वातावरण में विसर्जित होकर रहते हैं, अतः इनकी संतानों को शिकारियों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेडेटर्स, द्वारा खतरा बना रहता है, जिससे इनकी उत्तरजीविता पर खतरा बना रहता है। यह इसका हानिकारक पहलू है। ठीक है। अब एक मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें। एक मध्य चक्र, एक ऋतुस्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझते हुए जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नन प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्रों को मध्य चक्र कहते हैं। ठीक है। तो मध्य चक्र क्या हो गया, यानी कि नन प्राइमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं नन प्राइमेट, जो मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले जो चक्र होते हैं उसको बोलते हैं मध्य चक्र। जैसे कि गाय, कुत्ता, हिरन, चूहा आदि, इसको ये मध्य चक्र पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, मध्य चक्र पाया जाता है। किसमें, गाय, कुत्ता, हिरन, चूहा आदि में। इसमें मादा के अंडाशय एवं जनन वाहिका में चक्रीय परिवर्तन होता है ताकि वह नर के साथ संभोग कर सके। ठीक है। तो इसमें मादा के अंडाशय एवं जनन वाहिका में चक्रीय परिवर्तन होता है ताकि वह नर के साथ संभोग कर सके। इस प्रकार का चक्र यदि प्राइमेट स्तनधारी में होता है तो इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। और इसी प्रकार का अगर चक्र कहां पर हो, प्राइमेट स्तनधारी में हो, प्राइमेट स्तनधारी में, तो इसे क्या बोलेंगे, ऋतुस्राव चक्र बोलेंगे। जैसे कि मनुष्य बंदर। ठीक है। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गया, एक मध्य चक्र, एक ऋतुस्राव। मध्य चक्र क्या होता है कि नन प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर आराम से दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे ऋतुस्राव के बारे में, तो ऋतुस्राव जो है इस प्रकार का चक्र यदि प्राइमेट स्तनधारी में होता है तो इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ मनुष्य, बंदर आदि। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 कि जनन क्या है और लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। एक जनन क्या है और आप लैंगिक जनन से क्या समझते हैं, ध्यान से देखिए। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह किसी भी जीव, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह किसी भी जीव का मूलभूत विशेषता है। इसके द्वारा आनुवंशिक पदार्थ का संवहन पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। अब अगर बात करेंगे लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा युग्मज का निर्माण तथा इसके विकास द्वारा संतान उत्पन्न होता है। लैंगिक प्रजनन सामान्यतः बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। ठीक है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक का संलयन द्वारा युग्मज का निर्माण होता है, यानी कि नर और मादा का मिलन से ही होता है, तथा इसके विकास द्वारा संतान उत्पन्न होता है। इसके विकास के द्वारा संतान उत्पन्न होता है। लैंगिक प्रजनन सामान्यतः बाई पेरेंटल होता है, अर्थात इसमें माता एवं पिता दोनों की ही भूमिका होती है। ऐसे उत्पन्न संतान अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से अलग होते हैं। समझ गए। एक और आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा देख लीजिए, युग्मक जनन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग को टाइम लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, सॉरी, वन सेकंड, देखिए वीडियो चले ज्यादा लंबे नहीं बने, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। देखिए युग्मक जनन एवं पर्णोद्भव में अंतर स्पष्ट करें। एक आपका युग्मक जनन है, एक आपका पर्णोद्भव, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसको क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए युग्मक जनन में
नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है, जबकि युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। ठीक है, तो युग्मक जनन में नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो ये है आपका दोनों में अंतर। तो आज हम लोग 14 क्वेश्चन तक रहने देते, कुछ क्वेश्चन आपका रह गया शॉर्ट क्वेश्चन में ही। कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबी बनी, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का, और इसी में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चैप्टर 1 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवोम जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन को उम्मीद करते देखे होंगे। अगर नहीं देखे फिर से दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आपको पूरे तरीके से साइंस की तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको करवाई जा रही है। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।